वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सुन रहे हैं निर्मला, जो कि प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। दोस्तों, अभी तक मेरे 12 एपिसोड मैं बना चुकी हूँ, 12 वीडियोज़ इसकी बना चुकी हूँ और आज ये 13वीं है। और इसमें आपने पिछली वीडियो में सुना कि निर्मला किस तरीके से बहुत दुखी है और इधर मनशाराम बहुत दुखी है, जो कि हॉस्टल आ चुका है, और जिया राम, जो कि उसका छोटा भाई है, उससे मिलने आया है और मनशाराम उससे बात कर रहा है निर्मला के बारे में, क्योंकि वो निर्मला को बहुत गलत समझता है। पर जिया राम की बात सुनने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी माँ गलत नहीं थी, बल्कि उसने जो कुछ भी उनके बारे में सुना वो सब कुछ गलत था। उसके पिता ही गलत थे, जो उसके और उसकी माँ के बारे में गलत समझ रहे थे। अब आगे आज की कहानी में जब दूसरी घंटी भी बज गई, लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनशाराम हथेली पर गाल रखे सूने नेत्रों से जमीन की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो किसी को मुंह ना दिखा सकता हो। स्कूल में गैर हाजिरी भी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं थी। जब उसका सब कुछ लुट गया तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर वो जीता रहे तो उसके लिए धिक्कार है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। उसी दुख में वो चिल्ला पड़ा, माता जी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा, जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय, तुम कहाँ हो? मनशाराम फिर शांत चित्त से सोचने लगा। मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें संदेह हुआ? वो हमारे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं हैं, जो अनायास ही मुझ पर यह अपराध लगाने बैठ जाए। ज़रूर उन्होंने कोई ना कोई बात तो ऐसी देखी या सुनी है। उनका मुझ पर कितना स्नेह था। मेरे बगैर भोजन नहीं करते थे, वही मेरे शत्रु हो जाए, ये बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो उन्हें बुरी लगी? मैं नहीं अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहाँ बैठे थे। हाँ, अब याद आती है। उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना अम्मा से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों ये नौबत आती? और नई अम्मा, उन पर तो क्या बीत रही होगी। अच्छा, मनशाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका सरल स्नेहशील हृदय यह घात कैसे सह सकेगा? मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता है। मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब हो रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वो कहाँ जाएंगी? जिया कहता था उन्होंने 2 दिन से भोजन तक नहीं किया, हर दम रोया करती है। कैसे जाकर समझाऊं? वो इस भागे के पीछे क्यों अपने सिर पर विपत्ति ले रही हैं? वो मुझे क्यों बार बार मेरा हाल पूछती हैं? क्यों बार बार मुझे बुलाती हैं? कैसे कह दूं माता, मुझे तुमसे ज़रा सी भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वो अब भी बैठी रो रही होंगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को क्या हो रहा है? क्या इसलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने ही के लिए उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था? उनका उद्धार कैसे होगा? उस निरपराधिनी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता उनका उन्हें उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर कैसे बैठा रहूँगा? अपनी मान रक्षा के लिए ना से उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय ही नहीं है।
कहाँ दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वो सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती का संदेह किया जा रहा है और वो भी मेरे कारण। मुझे अपने प्राणों से उसकी रक्षा करनी होगी, यही मेरा कर्तव्य है। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वो दिन भर ये सारी बातें सोचता रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम, चलते क्यों नहीं मेरे भैया जी, चलो ना। घनश्याम, मुझे फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे कहने से चला चलूं। जियाराम, आखिर कल तो इतवार है ही। घनश्याम बोला, इतवार को ही काम है। जियाराम, अच्छा कल आओगे ना। घनश्याम, नहीं, कल मुझे एक मैच में जाना है। सियाराम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही हैं, ना चलोगे तो एक भी ना पाओगे। हम तुम मिलके खा जाएंगे, जिया इन्हें ना देंगे। जियाराम, भैया अगर कल तुम ना गए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आएँ। घनश्याम, सच? नहीं, ऐसा क्यों करेंगी? यहाँ आई तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना कि वो कहीं मैच देखने गए हैं। जियाराम बोला, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? मैं कह दूंगा कि वो मुँह फुलाए बैठे थे, देख लेना उनके साथ लाता हूँ कि नहीं। सियाराम बोला, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे। घनश्याम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूब गया। रात भर उसे करवटें बदलते गुजरी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रही कि कहीं अम्मा जी सचमुच न चली आएँ। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता, कहीं आ तो नहीं गई। बोर्डिंग में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब शाम के समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता उसे दवा देते। आज वो आए तो घनश्याम कुछ सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वो घनश्याम को अच्छी तरह से जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, ये तुम्हारी क्या हालत है जी? तुम तो माने गले जा रहे हो। कहीं बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? ज़रा यहाँ तो आओ। घनश्याम ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ज़िंदगी का रोग है, आपके पास इसकी भी तो कोई दवा है? डॉक्टर बोला, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी तो सूरत ही बदल गई जी, पहचानते भी नहीं। ये कहकर उन्होंने घनश्याम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आँखें जी सब बारी बारी से देखा। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूँगा। तुम्हें थाई से सो रहा है, सारे लक्षण उसी के हैं। घनश्याम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोले, कैसी बातें करते हो जी, मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह पर भेज दूँगा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे, बीमारी अभी पहले स्टेज में है। घनश्याम बोला, तब तो अभी 1-2 साल की देर मालूम होती है। मैं तो इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थायसिस वायसिस कुछ नहीं है, ना कोई दूसरी शिकायत ही है। आप बाबूजी को नाहा की परेशानी में न डालिए। इस समय मेरे सिर में दर्द है, कोई दवा दीजिए, कोई ऐसी दवा दीजिए कि मुझे नींद भी आ जाए। मुझे 2 रात से नींद नहीं आती। डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और शीशी से थोड़ी सी दवा निकाल कर घनश्याम को दी। घनश्याम ने पूछा, यह तो कोई जहर है, भला इसे कोई पी ले तो मर जाए? डॉक्टर बोला, नहीं, मर तो नहीं जाए पर सिर में चक्कर ज़रूर आ जाए। घनश्याम, ऐसी दवाई भी है इसमें कि पीते ही प्राण निकल जाए? डॉक्टर बोले, ऐसी 1-2 नहीं, कितनी ही दवाएं हैं। ये जो शीशी देख रहे हो, इसमें 1 बूंद भी पेट में चली जाए तो जान ना बचे। घनश्याम बोला, क्यों डॉक्टर साहब? जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती होगी। डॉक्टर बोला, सभी जहरों से तकलीफ़ नहीं होती। बात तो ऐसे है कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है। यह शीशी इसी किस्म की है, इसे पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है और उसे होश नहीं आता। घनश्याम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर क्यों लोग इतना डरते हैं? ये शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी स्टोर से लेना चाहूँ तो वह कभी ना देगा। इसके मिलने में कोई दिक्कत नहीं। ये तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। घनश्याम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया। उसके दिल का बोझ सा हट गया। चिंता के जो बादल सिर पे मंडरा रहे थे पल ही भर में छट गए। महीनों बाद आज उसे मन से स्फूर्ति का अनुभव हुआ। लड़के थिएटर देखने जा रहे थे, निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी। घनश्याम उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज़्यादा सुखी जीव इस संसार में कोई नहीं है। थिएटर में नकल देखकर तो वह हंसते हंसते लेट गया। बार बार तालियां बजाने और वंस मोर की आवाज़ लगाने में पहला नंबर उसी का था।
गाना सुनकर मस्त हो जाता था और वो करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी। थिएटर के पात्र भी उसकी ओर ताकते थे। वे जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भाविक है। उनके मित्रों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वो बहुत ही शांत गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वह क्यों इतना हास्यशील हो गया और क्यों उसे इतने ज़्यादा हंसी आ रही थी। 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हंसना कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार बंद कर दिए और उन्हें भीतर से खटखट करते सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि बोर्डिंग के अध्यक्ष महोदय की नींद भी शोरगुल में खुल गई और उन्होंने मंशाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता है कि अंतःस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्दय आघात से उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र में भय नहीं है। ये विनोद नहीं है, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और लड़के सो गए तो भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण बाद वो बैठा और अपनी सारी किताबें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा। इस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं जिससे मृत्यु कहीं अच्छी है। ये सोचते सोचते सुबह हो गई। 3 रात से वो एक क्षण भी नहीं सोया था। इस वक्त वो उठा। उसके पैर थर थर काँप रहे थे, सिर में चक्कर सा आ रहा था, आंखें जल रही थी, शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए थे। दिन चढ़ता जाता था। उसमें इतनी भी शक्ति भी ना थी कि उठकर मुंह हाथ धो ले। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए एक कहार के पास साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न रह गया। हाय ईश्वर, वे आ गई। अब क्या हो। भूंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्गी ज़रूर बाहर खड़ी होगी। कहाँ तो उसे उठा नहीं जाता था। कहाँ भूंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई हुई आवाज़ में बोला, अम्मा भी आई हैं क्या। जब मालूम हुआ अम्मा जी नहीं आई हैं तब उसका मन शांत हुआ। भूंगी ने कहा, भैया तुम कल गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती गई। उनसे क्यों रूठे हो भैया। कहती हैं मैंने उनकी कोई भी शिकायत नहीं की है। मुझसे जाकर रो कर कहने लगी, उनके पास ही मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया। कहाँ रख दूँ ये थाली। मंशाराम ने बेरुखी से कहा, यह थाली अपने सिर पर पटक ले चुड़ैल। वहाँ से चली है मिठाई लेके। खबरदार जो फिर कभी इधर आई, सौगात लेकर चली है। जाकर कह देना मुझे उसकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम ही रखो, वहाँ पे अड़े आराम से रहे, खूब खाते और मौज करते हुए। कहे तो लखनऊ, इलाहाबाद, कलकत्ता चला जाऊँ, मेरे लिए जैसे बनारस वैसे दूसरा शहर। क्या रखा है यहाँ। भूंगी बोली, भैया मिठाई रख लो। नहीं तो वो रो कर मर जाएगी। सच मानो रो रो कर मर ही जाएंगी। मंशाराम ने आंसुओं के उठते हुए को दबाकर कहा, मर जाएंगी मेरी बला से। कौन मुझे बड़ा सुख दे दिया है, इसके लिए पछताऊँ। मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेशा ना भेजे, कुछ ज़रूरत नहीं है उसकी। भूंगी बोली, भैया तुम तो कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ और मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी भी ना रही। जैसे आए थे उससे आधे भी ना रहे। मंशाराम बोले, ये तेरी आंखों का फेर है, देखना 2-4 दिन में मोटा के कोलू सा हो जाऊंगा। उनसे ये भी कह देना कि रोना धोना बंद करें। जो मैंने सुना है कि रोती हैं, खाना नहीं खाती, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे घर से निकाला है तो आप चैन से रहें। चली है प्रेम दिखाने, मैं त्रिया चरित्र बहुत पड़े बैठा हूँ। इस तरह मंशाराम ने किसी तरह अपने दुख को, अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की, अपने गुस्से को दिखा के। आगे क्या होता है, क्या असर होता है उस पे और निर्मला पे, ये हम अगले वीडियो में सुनेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखकर बताएं कि क्या सजेशंस हैं आपके, क्या कमियां हैं जो मुझे सुधारनी चाहिए, या आप और क्या चाहते हैं कि किस तरीके से आप पास ये वीडियो पेश की जाए। तो दोस्तों आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।